हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। आज हम सर्वनाम और उसके काइंड्स के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और हम सर्वनाम को कैसे पहचान सकते हैं कि कौन से सर्वनाम को किस काइंड में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता दूं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड instead of a noun, for example he, she, it, they। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, या, हम और तुम। यहाँ पे एक छोटे से सेंटेंस से हम समझते हैं कि सर्वनाम यानी प्रोनाउन क्या होता है। यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, सीता इज अ गर्ल, यानी सीता एक लड़की है। अब सीता की आगे और एक्सप्लेन करते हुए हम लिख रहे हैं कि सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता बहुत ही सुंदर है। अब सीता नाउन है, नाउन के बदले हमने सीता की जगह पे दूसरे सेंटेंस में सी का यूज किया है। हमें बार बार सीता सीता यूज ना करना पड़े, इसीलिए सीता चूंकि स्त्रीलिंग है यानी फेमिनिन है, तो सीता के बदले हमने यहाँ पे सी का प्रयोग किया है। इसी तरह हम अगर थर्ड वाक्य लिखेंगे यानी थर्ड सेंटेंस लिखेंगे, तो अगर मुझे लिखना है सीता वर्क्स हार्ड, तो हम सीता नहीं लिख करके वहां पे हम सी का यूज करेंगे। तो हमने ये समझ लिया कि किसी भी नाउन के बदले जो शब्द आते हैं यानी जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ही, सी, इट, दे, यू। इसको हम आगे जो भी अभी काइंड्स बताएंगे उसको हम लोग उसमें समझेंगे। अब हम ये समझते हैं कि सर्वनाम के कितने काइंड्स होते हैं। चलिए अब हम ये समझते हैं कि प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं। प्रोनाउन के मुख्य रूप से 9 काइंड्स होते हैं, यानी 9 प्रकार होते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें पुस्तक में 7 और कहीं पे हमें 5 या कहीं पे हमें 8 देखने को मिलती है। आज हम लेकिन ये समझते हैं कि किस प्रकार से मुख्य रूप से प्रोनाउन का 9 काइंड्स होते हैं, यानी 9 प्रकार होते हैं। अभी हमें पहले ये अच्छे से समझ ले, फिर बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों कहीं पे 7 और क्यों कहीं पे 5 दिखाया गया है। प्रोनाउन के 9 काइंड्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, एम्फैटिक प्रोनाउन को भी निजवाचक सर्वनाम कहा गया है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम, इनडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, पॉजिटिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यष्टिवाचक या विभाजक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को भी विभाजक सर्वनाम कहा गया है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन का यानी सर्वनाम का पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, मी, ही, सी एक्सेट्रा। यानी जो सर्वनाम व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बॉय हो या लड़का हो या मेल पर्सन हो तो उसमें हम लोग ही का यूज़ करेंगे, किसी भी बॉय की जगह ही का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए कोई निर्जीव वस्तु है यानी नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल है, तो उसके जगह पे जैसे बुक के जगह हम लोग इट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन जो है किसी व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे सीता इज ए गर्ल, तो सीता के जगह हमने सी का यूज़ किया। राम इज़ अ बॉय, तो राम की जगह हमने ही का यूज़ किया। और इसी प्रकार दिस इट इज़ अ बुक, तो बुक की जगह हमने क्या यूज़ किया, इट। तो इस प्रकार हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के कितने पर्सन होते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन के 3 पुरुष होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में भी 3 पर्सन्स आते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष कहते हैं और थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष कहते हैं। अब हम तीनों पुरुष के बारे में समझेंगे कि
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे होता है। फर्स्ट पर्सन जिस सर्वनाम से बोलने वाले का बोध होता है उसे फर्स्ट पर्सन या उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, जैसे आई, वी। और सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वो होते हैं जिससे हम बात कर रहे होते हैं। जिस सर्वनाम से जिनसे बात की जाए वह सेकंड पर्सन या मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम, तुझको, यानी यू, योर। थर्ड पर्सन जिस सर्वनाम से जिनके बारे में बात की जा रही हो उनका बोध हो उसे अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे वह, वे, उनको, ही, सी, दे। ये सारे थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल्स हैं। अभी इसको थोड़ा अच्छे से समझ लें। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ किसी और के बारे में, तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। मैं आपसे बात कर रही हूँ यानी आप सेकंड पर्सन है। और जब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए सीता, रीता, गीता, किसी के भी बात कर रहे हैं, तो वो जो है थर्ड पर्सन हो जाते हैं। सर्वनाम का दूसरा और तीसरा भेद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैथिक प्रोनाउन। यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैथिक प्रोनाउन को एक साथ समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैथिक प्रोनाउन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से निजता का बोध होता है यानी अपने आप का बोध होता है। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैथिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है, जो कि दोनों में सिमिलरिटीज़ है। लेकिन सिमिलरिटीज़ होते हुए भी दोनों एक दूसरे से क्यों डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बनाया है कि रिफ्लेक्सिव और इम्पैथिक में सिर्फ डिफरेंस जाने। एग्जाम्पल्स दोनों के एक ही होते हैं लेकिन रिफ्लेक्सिव का यूज़ क्यों अलग करते हैं और इम्पैथिक का यूज़ क्यों अलग करते हैं, इसको हम समझते हैं। पहले मैं इसका डेफिनेशन बता देती हूँ कि प्रोनाउन रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे ये बता रही हूँ, पहले कोई भी प्रोनाउन में सेल्फ लगा के या सेल्फ्स लगा करके रिफ्लेक्सिव और इम्पैथिक प्रोनाउन बनाया जाता है। जैसे माई के साथ प्लस जो सेल्फ जोड़ा गया है यानी माई सेल्फ, हर के साथ सेल्फ जोड़ा गया है यानी हर सेल्फ, और इट के साथ सेल्फ जोड़ा गया है। इसी प्रकार कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आगे अभी बताएंगे। और पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्पैथिक प्रोनाउन से कैसे अलग है। जैसे यहाँ पे सी हर्ट हर सेल्फ, यानी उसने अपने आप को चोट लगाई, है ना। तो यहाँ जो है वर्ब के बाद प्रोनाउन का यूज हुआ है और ये जो वर्ब है वो एक्शन किस पे कर रहा है? हर सेल्फ है, यानी उसी पे कर रहा है जो कि प्रोनाउन है। इसका एक्शन प्रोनाउन पे ही आ रहा है। सेकंड एग्जाम्पल, ही कट डाउन हिज हेयर हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने बाल अपने आप काटे। यहाँ पे दोनों सेंटेंस में गौर करिए कि यहाँ पे दोनों का अर्थ अपने आप आ रहा है। मतलब सी हर्ट हर सेल्फ, मतलब उसने अपने आप को चोट लगाई। ही कट डाउन हिज हेयर हिमसेल्फ, उसने अपने आप अपने बाल काटे। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है एक्शन खुद पे आ रहा है, जो सब्जेक्ट पे खुद पे आ रहा है, जो करने वाला है उसी पे आ रहा है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में का अर्थ अपने आप से होता है। आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें अपने आप का जो अर्थ निकलेगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। अब यहाँ समझते हैं इम्पैथिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कैसे अलग है। Emphatic pronouns are pronouns used for the sake of emphasis on noun and pronoun। एग्जाम्पल आपको पता है, दोनों के एग्जाम्पल्स एक होते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, आर सेल्फ, ये सारे दोनों के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन हमें यहाँ डिफरेंस जानना है कि डिफरेंस क्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, आई माई सेल्फ डिड इट, यहाँ इसका अर्थ खुद आ रहा है। अगर आप कोई सेंटेंस अपने आप में बोले, जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद किया, यहाँ इसका इम्पैथिक प्रोनाउन का अर्थ क्या निकल रहा है? खुद, यानी ये इम्पैथिक प्रोनाउन है। राम हिमसेल्फ वेंट देयर, मतलब राम खुद वहां गया।
स्वयं गया, यहाँ जहाँ पे अगर अर्थ निकले स्वयं या खुद, वो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। और जहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर जहाँ पे अर्थ निकले अपने आप, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। दोनों को ही हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बस बेसिक डिफरेंस यही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो भी अर्थ आप सेंटेंस लिखते हैं उसमें वहाँ पे अपने आप का अर्थ निकलता है, और एम्फैटिक प्रोनाउन में खुद का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन को सेल्फ प्रोनाउन भी कहा जाता है। प्रोनाउन का चौथा काइंड है डेमोन्स्ट्रेटिव और डेफिनिट प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक या निश्चित सर्वनाम। डेफिनेशन जान लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द थिंग्स और पर्सन फॉर विच दे स्टैंड, यानी वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, यानी इशारा करते हैं, उसे निश्चित सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस इज अ बुक, मतलब यहाँ पे दिस जो है किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहा है, यानी ये यहाँ पे दिस इज अ बुक, यह एक पुस्तक है, मतलब यह का जो यूज है किसी पुस्तक की ओर इशारा किया जा रहा है कि यह पुस्तक है, इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यानी संकेतवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। दूसरे वाक्य में डेट इज अ ट्री, डेट जो है वो ट्री की तरफ इशारा किया जा रहा है। डेट मतलब वह यहाँ पे संकेतवाचक सर्वनाम है। दीज आर एप्पल्स, ये सेब है, सेब की ओर दीज का इशारा जा रहा है, मतलब दीज जो है वो संकेतवाचक सर्वनाम है। दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं, यहाँ पे वे जो है संकेतवाचक सर्वनाम है। दिस, डैट, दिस, दोज, ये किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है, इसीलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन का पांचवा काइंड है इनडिफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चितवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले इसके हम डेफिनेशन समझते हैं। Indefinite pronoun refers to person or things in a general way. For example, anybody, any, some, all. वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, बहुत, किसी, कोई भी। अब हम इसे सेंटेंसेस के थ्रू समझ लेते हैं। Anybody can do it, मतलब ये एनीबडी में किसी निश्चित व्यक्ति को नहीं दर्शाया जा रहा है, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा है। एनीबडी कोई भी हो सकता है, इसे कोई भी कर सकता है। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा रहा है, इसीलिए ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। समवन इज कमिंग, मतलब पता नहीं कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई भी हो सकता है आने वाला, यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, इसलिए अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। नो वन वेंट देयर, यहाँ नहीं बताया गया है कि नो वन मतलब कौन जा रहा है, मतलब कोई भी वहां नहीं गया है। यहाँ पे नो वन में किसी निश्चित व्यक्ति को या निश्चित पर्सन का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए अनिश्चित व्यक्ति सर्वनाम है, यानी इनडेफिनिट सर्वनाम है। प्रोनाउन का सिक्स्थ काइंड है पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन समझ लेते हैं। A possessive pronoun stand instead of noun phrase to show ownership, यानी वे सर्वनाम जो किसी वस्तु पर अपना अधिकार का बोध कराते हैं उसे पॉजिटिव प्रोनाउन या अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माइन, हिज, योर्स, हर्स, यानी हमारा, तुम्हारा, मेरा, उसका, उसकी, यानी जो किसी वस्तु की ओर, जैसे किसी पर हम अपना अधिकार जता रहे हैं। मान लीजिए कलम मेरी है, यहां हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। दिस पेन इज योर्स, यानी यहां पे इस कलम का अधिकार तुम्हारा से है, मतलब किसी अन्य सेकंड पर्सन से है। तो यहाँ पे एग्जांपल है दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी है। यहाँ अधिकार जता रहा है, इस कलम पे किसी और का अधिकार है, तो ये जो तुम्हारा है
वो अधिकारवाचक या तुम्हारी जो है अधिकारवाचक सर्वनाम है। दिस हाउस इज माइन, मतलब यह घर मेरा है, इस घर पे मेरा अधिकार है, यानी ये जो नाउन पे जो अधिकार है वो मेरा है, यानी मेरा जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन या अधिकारवाचक सर्वनाम है। तीसरा एग्जांपल है दैट फ्रॉक इज हर्स। हर्स क्या, उसकी, तो इस फ्रॉक पे अधिकार उसकी है, मतलब वो उसकी जो है वो अधिकारवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे उसका, उसकी, उनका, उनकी, तुम्हारा, मेरा, ये सारे अधिकारवाचक सर्वनाम हैं। अगर बिल्कुल सीधी भाषा में बात करें तो जो भी वस्तु जिसका होता है, जिससे रिलेट करता है, जो उसका ऑनर होता है, तो वो उस पर उसका अधिकार होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये उस पॉजिटिव प्रोनाउन या अधिकारवाचक सर्वनाम है। प्रोनाउन का 7th काइंड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। एग्जांपल, हु, व्हाट, हुज, एक्सेट्रा। मीन्स जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंसेस ले रहे हैं, हु आर यू। यहाँ पे हु जो है वो प्रश्न पूछ रहा है, यानी कौन, आप कौन है। इन शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। व्हाट इज दिस, यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हुज पेन इज दिस, यह किसकी कलम है। ये सारे जो वर्ड्स है इसमें, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मतलब ये कि अगर किसी भी वर्ड को प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए, किसी भी प्रोनाउन को, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंट्रोगेटिव सर्वनाम कहलाते हैं। प्रोनाउन का 8th काइंड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अभी हम रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डिफरेंस जानेंगे, पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। A distributive pronoun considered member of a group separately rather than collectively. Example, each, either, neither. यानी वे सर्वनाम जो विभाजन का बोध कराते हैं उसे हम व्यष्टिवाचक सर्वनाम या विभाजक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रत्येक, दोनों में से किसी। तो यहाँ पे अभी कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले रही हूँ। Each of picture is beautiful, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ईच मतलब प्रत्येक, मतलब हाँ ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन हम सारे चीजों को अलग अलग बता रहे हैं, उसको विभाजन कर रहे हैं, मतलब सब में से एक को बता रहे हैं। ईच मतलब प्रत्येक, इसका हिंदी प्रत्येक होता है। तो ये वो उसको विभाजन कर रहा है, उन चीजों को विभाजित करके बताया जा रहा है। दूसरा है आइदर ऑफ द टू पेन्स। आइदर ऑफ द टू पेन्स मीन्स दोनों में से किसी कलम। तो यहाँ पे जो जैसे दो चीजें हैं उनमें से एक कोई चलेगा, मतलब आइदर ऑफ टू पेन्स विल डू, दोनों में से किसी कलम से काम चलेगा। यहाँ पर दो चीजों के बीच में एक चीजों को चुना जा रहा है कि या तो ये या तो ये, इसलिए यहाँ पे आइदर का प्रयोग किया गया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे हम अभी रेसिप्रोकल के बारे में समझेंगे कि रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या डिफरेंस है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव को समझ लिया, अब हम समझते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल भी विभाजित सर्वनाम में ही आता है। जैसे ईच अदर, ईच अदर क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल सर्वनाम यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इसका एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ पहले। ईच अदर, सीता हेल्प्ड राम, राम हेल्प सीता। अब यहाँ पे हमने वाक्य में लिखा सीता हेल्प्ड राम, सीता ने राम की मदद की, राम हेल्प सीता, और राम ने सीता की मदद की। तो इस तरह को वाक्य को नहीं लिखकर दो सेंटेंस को हम एक ही वाक्य में लिखते हैं। जैसे सीता एंड राम हेल्प्ड ईच अदर।
मतलब ये कि यहाँ पे जो है ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, और दूसरा है वन अनदर। वन अनदर का यूज तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ एक मैंने सेंटेंस लिखा है, द 5 ब्रदर्स लव ईच अदर। अब हम बार बार भाइयों का नाम नहीं ले सकते कि राम लव लक्ष्मण, लक्ष्मण लव भरत, तो इसलिए हमने यहाँ पे वाक्य को एक ही में कर दिया है, द 5 ब्रदर्स लव ईच अदर। यहाँ पे तीन या तीन व्यक्तियों से ज़्यादा के लिए ईच अदर का यूज होता है, और दो व्यक्तियों के लिए वन अनदर का यूज होता है। तो वन अनदर और ईच अदर जो है वो रेसिप्रोकल में आता है, जो कि विभाजक सर्वनाम ही है, और डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम में ईच, आइदर और नाइदर आता है। प्रोनाउन का 9th काइंड है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड instead of noun and also joins sentences. For example, whom, what, which. जिस सर्वनाम के द्वारा अन्य उपवाक्य को संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। द गर्ल whom you saw is रीता। यहाँ पे द गर्ल और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच जो वर्ड आ रहा है वो है whom। whom क्या है? इन दोनों के बीच में नाउन और प्रोनाउन के बीच में ये गर्ल नाउन और यू प्रोनाउन, इनके बीच में यह संबंध स्थापित करा रहा है, मतलब इन दोनों को ये जोड़ रहा है। द गर्ल whom you saw is रीता, मतलब जिस लड़की को तुमने देखा वह रीता है। तो यहाँ जो whom है वो संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन है, और जिस यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। अब यहाँ पे दिस इज द हाउस ये एक सेंटेंस है, और दैट जैक बिल्ट, ये दैट जो है जैक बिल्ट और दिस इज द हाउस के बीच में इन दोनों के नाउन फ्रेज को जोड़ रहा है। यानी जिसको, यह वही घर है जिसको जैक ने बनवाया था। यहाँ पर जो जिसको है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी डेट वॉज द पेन विच राम गैव मी। यहाँ पे यह वही कलम है, ये एक सेंटेंस हो गया, और इस सेंटेंस को यहाँ क्या जोड़ रहा है? जिसे जोड़ रहा है, यानी जिसे क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, और यहाँ पे इंग्लिश में विच जोड़ रहा है। तो राम ने मुझे दिया था, दैट वॉज द पेन विच राम गैव मी। तो ये विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और यह वही कलम है जिसे, यहाँ पे जिसे जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो शब्द किसी दो नाउन या प्रोनाउन या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उम्मीद है कि प्रोनाउन से रिलेटेड आपकी जो भी कंफ्यूजन रही होंगी वो दूर हो चुकी होंगी, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।